हेलो एवरीवन, ये एक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अधिकार नीति जो आई है, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगी? तो क्या ये नीति जो आई है वो नई दिशा देगी कि नहीं? आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि देना है कि नहीं, क्या नाम है, दिशा देगी कि नहीं देगी। ये किताब जो है ये दृष्टि की किताब है, एस्से की, ठीक है। एस्से ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में बौद्धिक संपदा और उससे जुड़े अधिकार बहुमूल्य कमोडिटीज़ बन गए हैं और इसलिए वैश्विक वर्ल्ड लेवल पे इनके संरक्षण का जमकर प्रयास किया जा रहा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको प्रिजर्व किया जा रहा। भाई किसी ने दिमाग लगाया, किसी ने, ये देखो ये आपका ब्रेन है, ठीक, आपने ब्रेन लगाया, दिमाग लगाया आपने, और आपने कोई चीज़ इन्वेंट कर दी, ठीक है, इनोवेशन किया आपने, इनोवेशन, कोई नई चीज़ बना दी, ठीक, जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई, पहले कभी स्थिति में नहीं थी, और आपने ब्रेन का इस्तेमाल किया। कोई लिटरेरी वर्क, पहले सिर्फ लिटरेरी वर्क के लिए आईपी यूज़ होता था, बट अब म्यूज़िक के लिए भी होता है, फिर ठीक है, दवाएं हैं इतनी सारी, ठीक, इन्वेंशंस हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए तो इनका संरक्षण करना कि भाई एक आदमी ने मेहनत किया दिमाग लगा करके और उसका प्रॉफिट कोई और ले रहा है, ठीक है, उसका प्रॉफिट कोई और ले रहा है, तो इस चीज़ का जमकर प्रयास किया जा रहा है। यही बात इसमें लिखी हुई है। आराम आराम से करते हैं, धीरे धीरे। वैश्वीकरण के कारण पिछले 2 दशक से, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया कि कंट्रीज आपस में, भाई ग्लोबलाइजेशन से इंटरकनेक्टेडनेस हुई वर्ल्ड में, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन। अब इससे हुआ कि कंट्रीज आपस में जुड़ी हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इनमें इंटरकनेक्टेडनेस आई, ठीक। अब मान लो कोई एक जगह पे कोई चीज़ क्रिएट हुई है, इन्वेंट हो गई, और दूसरा देश और इसको यूज़ कर लिया और इस देश ने परमिशन नहीं दी थी, ठीक है, तो इस सारी कॉपीराइट्स वाली चीज़ें इसीलिए आ गई हैं। तो ये इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से और ग्लोबलाइजेशन से ये ज़्यादा चीज़ें बाहर चली गई हैं, ठीक है। कंट्री में तो हो ही रहा है, चलो मान लो कोई और यूज़ कर रहा है, पर आउटसाइड वर्ल्ड, और वहाँ का जुरिस्डिक्शन अलग है, तो जुरिस्डिक्शन भी दूसरी कंट्री का अलग है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो वैश्वीकरण के कारण पिछले 2 दशकों में विश्व भर में सीमा पर लेन देन होता है, ठीक है, लेन देन की संख्या भूतपूर्व वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर काम करती हैं और अपनी वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार करती हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि वर्तमान में विश्व के विभिन्न जो देश हैं, इनमें बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को लेकर मत भिन्नता है। तो किससे? इन देशों में, वर्तमान में विश्व के विभिन्न देशों में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को लेकर मत भिन्नता है, ये वाली चीज़ है, ठीक। ऐसी स्थिति में क्या है, वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्या सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। आज यहाँ विश्व की सभी जो, थोड़ा सा 1 मिनट पॉज ले रहे हैं, 2 मिनट, वेट फॉर सेकेंड। लेट्स स्टार्ट। आज जहां विश्व की सभी विकसित अर्थव्यवस्थाएं बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कानूनों का निर्माण को जोरदार ढंग से पैरवी करती हैं, वहीं विश्व व्यापार संगठन भी अपने सदस्य देशों से ट्रिप्स समझौता, WTO हो गया, WTO, अपने ट्रिप्स समझौते के अनुसार बौद्धिक संपदा अधिकारों की कानूनी संरक्षण और प्रवर्तन के लिए न्यूनतम मानक, मिनिमम कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है। तो WTO थ्रू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स के ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से के थ्रू ये क्या करता है, न्यूनतम मानकों को स्थापित करने की आवश्यकता पर ये बल देता है। कौन? WTO अपने मेंबर कंट्री से कह रहा है भाई एक कंसेंसस बिल्ड किया जाए और हमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की गई, ये जो IP क्रिएट किया है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, उसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाए जाए, लॉज बनाए जाए, रेगुलेशंस बनाए जाए, क्या नियमावली है क्या क्या, तो वो सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी, ठीक है। आइए अगले पैरा से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसकी वेट कम कर दिया पेन की। ऐसे वैश्विक परिदृश्य में भारत ने मई 2016 में अपनी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, तो एक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति जो है बनाई गई है, नीति की घोषणा कर बौद्धिक संपदा अधिकारों को के संरक्षण की मांग करती अर्थव्यवस्थाओं के साथ
सहयोग और संयोजन की दिशा में एक बड़ा कदम। तो इंडिया ने, हमारी कंट्री ने क्या किया, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति, ठीक है, बनाई 2016 में। क्यों? यही जो WTO का जो ट्रिप्स रिलेटेड कानून है, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसका सहयोग करने के लिए, इसका समायोजन की दिशा में, ठीक है, इनके प्रोविजंस को इंक्लूड करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार का कहना है कि नई बौद्धिक जो संपदा अधिकार है, भारत सरकार का कहना है कि नई बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भारत में रचनात्मक अभिनव ऊर्जा, कौन सी? रचनात्मक अभिनव ऊर्जा के भंडार को प्रोत्साहन देना। जो भी ऊर्जा है, रचनात्मक ऊर्जा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन्वेंशन की जो ऊर्जा है हमारे युवाओं में भरी है, लोगों के ब्रेन में, ठीक है, उसको प्रोत्साहन देना, शोध और विकास को बढ़ावा देने तथा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी चीज़ें, जो स्टार्टअप इंडिया था नया नया बिजनेस के लिए, मेक इन इंडिया था, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, इन सब को बढ़ावा दे जैसी योजनाओं को मजबूती प्रदान करके उद्देश्य से लाई गई है। तो इनको मजबूती प्रदान करने के लिए ये नीति आई, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति 2016। ये शायद 14 में ही बन गई थी और 16 में इम्प्लीमेंट हुआ। साथ ही इस नीति से भारत को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौतों तथा विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से संबंध स्थापित करने में आ रही चुनौतियों को हल करने में भी। तो इस नीति से क्या है, जो भी बड़े बड़े जैसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में जो देश हैं, ठीक है, और भी विकसित देश हैं, इनकी जो अर्थव्यवस्था से संबंधित स्थापित करने में ये जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, भाई ट्रेड रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, भाई आपस में आपने ट्रेड कर रहे हो तो IP रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इसी से नीति के ज़रिए इनकी जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियों को हल किया जाएगा, ठीक है, इसमें हल करने में मदद मिलेगी। प्रश्न ये है कि क्या सरकार का दावा महज एक अंदाज़ा ही है या सचमुच यह नीति अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगी। एक प्रश्न यह भी बनता है कि आखिर वे कौन सी स्थितियां थीं जिससे भारत सरकार को नई राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की घोषणा करनी पड़ी। इन प्रश्नों का जवाब पाने के लिए हमें नीति संबंधित एक वृहद विश्लेषण करना चाहिए या करना होगा। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति रचनात्मक भारत, अभिनव भारत के लिए कार्य करेगी। बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में समय समय पर आने वाले बदलावों के मद्देनज़र प्रत्येक 5 वर्ष इस नीति की समीक्षा की जाएगी। देखिए, फिक्स चीज़ें तो होती नहीं, फिक्स तो नहीं है कोई चीज़ें, चेंजेस होते रहते हैं, अडेप्टेशन की ज़रूरत होती रहती है भाई। जो जैसे जैसे समय बीत रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, या चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक, वक्त के साथ। तो उसको कैसे आप अडेप्ट करें, कैसे रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट बनाएं। तो ये सारी चीज़ें तो समय समय पर बदलाव जो आएंगे, उनके मद्देनज़र 5 वर्ष के बाद इस नीति की समीक्षा की जाएगी। यह नीति भारतीय सिनेमेटोग्राफी अधिनियम सहित कई बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी कानूनों का अध्ययन करेगी। तो भाई सिनेमेटोग्राफिक एक्ट को देखेगा और भी चीज़ों को देखेगा तथा उनमें मौजूद विसंगति और असंगतताओं को दूर करेगी। इस नीति में बौद्धिक संपदा धारक किंतु कम सशक्त समूह, जो बौद्धिक संपदा धारक हैं पर कम सशक्त हैं, लेस एम्पावर्ड ग्रुप्स हैं, जैसे बुनकर हो गए, छोटे छोटे किसान हो गए, बड़ी कंपनीज नहीं हैं, कारीगर हो गए, इनको वित्तीय सहायता देने के लिए ग्रामीण बैंकों या सरकारी जैसे बैंकों जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा बौद्धिक संपदा के अनुकूल इनको ऋण, लोन दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा, एक वित्तीय सहायता की जाएगी, किए जाने का भी उल्लेख किया गया इसमें। और इस नीति में मार्च 2017 तक ट्रेडमार्क की जांच और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की समयावधि को वर्तमान 8 माह से घटाकर 1 माह कर दिया गया। तो ट्रेडमार्क की जांच और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को क्या कर दिया गया है, 8 माह से घटाकर 1 माह कर दिया गया, ताकि इन कम अंतराल में जो भी अटके हुए हैं वो सारे प्रोसेस पूरे हो जाएं। कोई भी इतने सारे रिपोर्ट्स आई होंगी, इतने सारे एप्लीकेशंस आएंगे, अटके हुए होंगे, तो 8 माह का वक्त ज़्यादा हो जाता है। तो इससे भारत में चारों पेटेंट्स कार्यालयों में जो लंबित लाखों आवेदन हैं, देखिए यही आवेदन की बात हो रही है, इनके निपटारे में मदद मिल जाएगी। और इस नीति द्वारा सरकार का प्रयास बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों को रोककर, जो भी अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है उसको रोक दिया जाए और स्वामित्व संबंधी हितों की सुरक्षा करना है। ये नीति बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने तथा इनके सृजन के संबंध में जागरूकता फैलाने पर यह नीति विशेष बल देती है। आगे देखते हैं। गौरतलब है कि पहले कॉपीराइट केवल पुस्तकों और प्रकाशनों को प्रदान किया जाता था, ठीक, परंतु नवनिर्मित नीति में कॉपीराइट के अंतर्गत संगीत, फिल्मों और औद्योगिक रेखाचित्रों को भी शामिल किया गया है। इस नीति द्वारा भौगोलिक संकेतांक जो भी हैं
ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं, डिज़ाइन से जुड़े कानूनों को भी सुसंगत बनाया जाएगा। अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को आसान बनाना तथा विभिन्न प्रकार के कर संबंधी लाभ देने की योजना बनाई गई है। इन प्रावधानों के साथ यह उम्मीद जताई है गई है कि इससे बौद्धिक संपदा सृजन में गति आएगी। क्या तेज होगा बौद्धिक संपदा सृजन? आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में तेजी आएगी, फिर इनका इसमें एफिशिएंसी आएगी, फिर पेटेंट्स हो जाएंगे। तो भाई जिसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी हो गई है, आईपी कोई और यूज़ कर रहा है, तो क्या हुआ, इसमें आसानी हो जाएगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा। ठीक, विभिन्न सरकारी व निजी प्रयोगशालाओं और सार्वजनिक उपक्रमों को बौद्धिक संपदा का सृजन कर व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, कई सरकारी व निजी प्रयोगशाला हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, इनको बौद्धिक संपदा का सृजन कर व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का भावी विकास, कार्यान्वयन और दिशा निर्देश और समन्वय करने वाला नोडल विभाग है। ठीक है, तो औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल DPITT की बात हुई है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन वाला, जिसका नाम चेंज हो गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, ये सब तो DPIIT करेगा, ये नोडल अधिकारी। परंतु कार्य योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मंत्रालय विभागों द्वारा उनको सौंपे गए कार्य क्षेत्र में होगी। पर नोडल डिपार्टमेंट्स होंगे, जो भी मंत्रालय विभाग हैं जो उनको काम दिया गया है, उनके अंदर बाकी ये सारा काम करेगा। ठीक है, वरना ये पॉलिसी जो है डिपार्टमेंट फॉर पॉलिसी ऑफ इंटरनल ट्रेड वाला डिपार्टमेंट जो है वो काम करेगा इसमें। लेट्स 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एक क्या 25 सेकंड्स का ब्रेक। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि इतिहास पर, यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट फॉर DPIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यदि इतिहास पर नज़र डालें तो भारतवर्ष 1986-94 तक चली उरुग्वे दौरे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों को शामिल होने से रोकने में असफल रहा। तो क्या किया कि 86 और 94 के बीच में जो उरुग्वे दौरा हुआ था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, इनको शामिल होने से रोकने में असफल रहा। और वार्ताओं का यह दौर ट्रिप्स समझौते के रूप में सामने आया। ट्रिप्स समझौते का अनुमोदक देश होने के नाते भारत का यह दायित्व बन गया कि वह बौद्धिक संपदा अधिकारों के विभिन्न रूपों से संबंधित कानून बनाए। तो ट्रिप्स से रिलेटेड कानून बनाए। हालांकि पेटेंट देखिए अधिनियम 1970 पहले ही बन चुका था, जो ट्रिप्स समझौते से सुसंगत भी हों। ध्यान रहे कि ट्रिप्स समझौते से पहले भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों को शासित करने वाला विधान थे पहले से, जैसे पेटेंट्स एक्ट 1970 है और प्रतिलिप्तिया अधिनियम 1957। ठीक है, कौन सा अधिनियम है? प्रतिलिप्तियाधिकार अधिनियम 1957। फिर ट्रिप्स समझौते के उपरांत अनेक विधान बनाए गए। जब ट्रिप्स हो गया तो कई इनको बनाया गया, ये कई नियम हुआ आए ट्रिप्स समझौते के उपलक्ष्य में। तो देखिए यहाँ पे ये कॉपीराइट एक्ट है, ये सब तो हो गया है, पेटेंट है। तो जो अधिनियम बनाए गए थे बाद में, देखिए व्यापार चिन्ह अधिनियम, कौन सा अधिनियम आ गया? या व्यापार चिन्ह अधिनियम। तो व्यापार चिन्ह अधिनियम हो गया। ठीक है, व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क्स एक्ट हो गया 1999 का। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत अधिनियम था ये। पंजीकरण संरक्षण, तो GI से रिलेटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड, तो क्या हो गया? भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, ऑफ गुड अधिनियम 1999। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और इसको प्रोटेक्शन करना। डिज़ाइन अधिनियम 2001 का था। फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 आ गया इत्यादि। भारत ने वर्ष 2005 में अपने पेटेंट अधिनियम 1970 में भी महत्वपूर्ण संशोधन, तो 5 में भी संशोधन हुआ 1970 वाले में, जो हमारा पेटेंट एक्ट था, और उसे ट्रिप्स से सुसंगत बनाया जा सके इस चीज़ के लिए। आगे देखते हैं, विकासशील देश। अब यहाँ किसकी बात आ रही है? विकासशील देशों की।
विकासशील देशों को ट्रिप्स समझौतों की सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि एक मजबूत ट्रिप्स समझौता अल्प विकसित देशों में जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग हैं लोक स्वास्थ्य के हित में नहीं होगा। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट किया गया वो ये किया गया कि मजबूत ट्रिप्स समझौता अल्प विकसित देशों में लोक स्वास्थ्य के हित में नहीं, लोक पब्लिक हेल्थ के इसमें नहीं होगा, पब्लिक हेल्थ के हित में नहीं होगा। जैसे ये कंट्री ये है, अब ठीक है ये यूएसए हो गया, अब ये कोई और कंट्री है डेवलपिंग है, अब भैया ये दवा यहाँ आई, ठीक है, और ये छोटी सी कंट्री है, कोई अंडर डेवलपिंग कंट्री है। अब यही दवा पे इस पर इन्होंने ए वाली कंट्री ने रिसर्च किया हुआ है, इन्वेंशन किया हुआ, इसी दवा को बनाया, इजाद किया हुआ, इस पर रिसर्च में पैसा लगाया एंड डेवलपमेंट में R&D में पैसा लगा दिया, ठीक है, शोध होध किया, यहाँ पे शोध होध करा करके दवा बनाई और इसकी कीमत मान लो 4 लाख 5 लाख रुपये पर महीना कुछ आया पड़ा है, 4 लाख 5 लाख महीना आई। अब इस कंपनी ने ये दवा ववा को ये वाला जो कंट्री है बी, ये अंडर डेवलप है, इसने यह क्या किया कि सब रिसर्च में इन्होंने पैसा लगाया, इन्होंने तो ज़्यादा पैसा लगाया, अब दवा बन चुकी है, दवा का इस्तेमाल प्रोडक्शन ये लोग कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट जो आ रही है वो ये चाहते हैं कि इनके कंट्री में लोगों को एक्सेस हो सके, लोगों का एक्सेस हो सके, इसलिए क्या किया इन्होंने कम कर दिया, इन्होंने कर दिया 50,000 रुपये महीना, मान लो 50,000 पर मंथ इसकी लागत आने लगी, ठीक है। तो इन देश को दिक्कत होगी, भाई हमने मेहनत किया, इन्होंने एफर्ट किया ए वाले ने, तो ए वाले ने क्या किया, ए वाले ने एफर्ट किया, ठीक, अब भाई सब कुछ लगाया, इनका ज़्यादा लागत आई और भाई इनका पेटेंट है ये, अब ये वाली कंट्री जो है इसको यूज़ करी क्योंकि यहाँ ज़रूरी है, यहाँ के गरीबों को देना है, गरीब कंट्री है, यहाँ के लोगों को ज़रूरत है, बहुत नीड है यहाँ के लोगों को, कॉमन पीपल को, इसलिए सस्ता करके दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आई और ये जो ए कंट्री है ये नहीं चाहता कि ये बी कंट्री इतने कम दाम में की और हमने इतना मेहनत किया इसके ऊपर, तो यही लोक स्वास्थ्य के हित में नहीं है ट्रिप्स का एग्रीमेंट था, ठीक है, कि हम इस स्वास्थ्य में हित में नहीं होगा जब तक कि देखिए आगे हम अभी पढ़ रहे हैं कि कुछ कंडीशंस आएंगी जिसमें ये अनिवार्य लाइसेंस, ये कंपलसरी लाइसेंसिंग दी जाएगी, ये एक्सेप्शनल कुछ कंडीशंस में होती है, ठीक है। तो ये कंपलसरी लाइसेंसिंग कुछ कंपनीज को दे दी जाएगी, भाई नहीं आप बना लो, भाई भले कंट्री ए जो यूएसए ने इसने इतना एफर्ट करके बनाया पर यहाँ के लोगों को क्योंकि ज़रूरत है तो इनको दे दिया जाए। हालांकि लोक स्वास्थ्य के हित में ये ट्रिप्स वाला एक्ट नहीं शामिल था। इसको अभी और देखते हैं आगे, फिलहाल इसको मिटा लेते हैं। चलिए, महामारी की स्थिति में पेटेंट प्राप्त महंगी दवाएं संबंधित देश में मुश्किलें पैदा करेंगे। भाई दवा एक जगह बन रही है, महंगी है, यहाँ पे अब भाई सस्ती दवा करके आप बेच रहे हो, इनको तो दिक्कत होगी ना कि आप सस्ती बेच रहे हो, इनको कुछ मुनाफा भी नहीं मिल रहा है, तो दम मुश्किल पैदा। इस समस्या को के आलोक में 14 नवंबर 2001 को दोहा मंत्री स्तरीय दोहा मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ट्रिप्स समझौता हुआ और लोक स्वास्थ्य पर घोषणा की गई। तो इस घोषणा में लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विकासशील या अल्प विकास देशों को जो भी अंडर डेवलप या डेवलपिंग है इनको अधिकार दे दिया गया कि अपने देश में ये HIV, एड्स, TB, मलेरिया, दूसरी महामारियों के फैलने की स्थिति, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मलेरिया हो गया, TB हो गया, HIV हो गया, इन सब चीज़ों के लिए इनको रोकना है, तो भाई इसमें आप थोड़ा सा इनको ढीलापन दे दो, लूज कर दो रूल एंड रेगुलेशन। कैसे? फैलने की स्थिति में लोक स्वास्थ्य के हित में अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी करने या किसी पेटेंट को मान्यता न देने जैसे कदम उठा सकती है। तो लूज कर दिया थोड़ा रेगुलेशन, क्या कर दिया, लूज कर दिया। और क्या दे दिया, कंपलसरी लाइसेंसिंग का क्या है प्रोविजन, ये बड़ी सी कंट्री है, ये महंगी दवा बना रही थी, अब ये कंट्री बी है, ठीक है, और ये अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, ये तो यूएसए हो गया, मान लो डेवलप्ड है बहुत, तो यहाँ सरकार क्या करेगी, ये देखेगी कि लोगों की नीड क्या है, लोगों में ज़रूरत है कि नहीं, बीमारी ज़्यादा फैल रही है, इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, लोगों में दवा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ किसी एक कंपनी को सरकार कंपलसरी लाइसेंसिंग दे देगी, भैया आप दवा कम दाम में, लो प्राइस में कम दाम में दवा आप बना सकते हो। तो ये कंपलसरी लाइसेंसिंग किसी एक कंपनी को ये कंट्री दे देगी कि कम दाम में, लो कॉस्ट पे दवा बनाओ, ठीक है, और इसका प्रोविज़न इसमें डाल दिया गया। तो इससे ये कंट्रीज़ फिर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगी, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री, इसका फिर रोल ख़त्म हो जाएगा उतना। और ये दबाव बना रही है, क्यों है ऐसा कंपलसरी लाइसेंसिंग, भाई यहाँ लोगों को ज़रूरत है, लोग मरे जा रहे हैं, बीमारी फैल रही है और देश गरीब है, पुअर कंट्री है, ठीक है, ये बना नहीं सकता, इसकी क्षमता कम है, कैपेबिलिटी बी कंपनी की कम है, इसलिए इसको ये कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविज़न डाल दिया गया, ताकि जो ए है, अब ए चाह रहा था कि नहीं भाई हमने मेहनत किया, रिसर्च किया, ठीक है भाई, तो दुनिया में फ़ायदा पहुँचाओ, जितना इंसानियत को फ़ायदा पहुँचेगा उतना आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, ठीक है, ईश्वर सब कुछ देखता है। तो बी वाली कंट्री को भी एक कंपलसरी लाइसेंसिंग का इसमें दे दिया गया। मैं आपको शो कर सकता हूँ कंपलसरी लाइसेंसिंग का डायग्राम, उसे थोड़ा और आपको देखते हैं, आसानी कुछ इंटरनेट पे सर्च करते हैं, मिल जाएगा।
आइए कुछ कंपलसरी लाइसेंसिंग से चीज़ें देखते हैं। कंपलसरी लाइसेंसिंग फार्मा में ट्रिप्स में जो हुआ था कंपलसरी लाइसेंसिंग, ये आ जाएगा यहाँ पे। देखिए इमेजेस देखते हैं कुछ। ये देखिए, अब यहाँ देखिए कंपलसरी लाइसेंसिंग लिखा, डिफाइन एज व्हेन अ गवर्नमेंट अलाउज समवन, कोई और आदमी है, कोई और कंपनी है, टू प्रोड्यूस द पेटेंटेड और प्रोसेस। भाई पेटेंट जो ओनर है, जैसे यूएसए वाला था, यूएसए वाला ये पेटेंट का ओनर है, ये यूएसए कंट्री ये ओनर है। अब ये कंट्री भी है, मान लो ये इंडिया है, हम ओनर नहीं है, तो इनको ओनरशिप दे दी जाए। यहाँ एक कंपनी को ओनरशिप दे दी जाए कि नहीं यूएसए में भली ये कंपनी है क्योंकि हमें ज़रूरत है, इसे कंपल्सरी नहीं। इट इज़ वन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटीज़ ऑन पेटेंट प्रोटेक्शन, जो WTO में देखिए आसानी प्राप्त किया गया। देखिए यहाँ WTO है, तो WTO में आसानी बनाने के लिए देखिए यहाँ पे कहा अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी किया गया, ठीक है, आसानी के लिए इनकी फ्लेक्सिबिलिटी से कहा गया। देखिए अनिवार्य लाइसेंस यहाँ पे, तो ये कहा हो गया यहाँ पे, देखिए आप थोड़ा सा कि इट इज़ द वन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटीज ऑन पेटेंट प्रोडक्शन इंक्लूडेड इन WTO एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई थोड़ी सी कंपलसरी लाइसेंसिंग। देखिए इतनी सारी चीज़ें आ गई कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में, तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए डायग्राम भी है, कई अच्छे डायग्राम भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप कंपलसरी लाइसेंसिंग माने समझ गए होंगे। यहाँ पे देख लीजिए दोहा डिक्लेरेशन में हुआ था, 31B है। जैसे कुछ कंडीशन आ गई, नेशनल इमरजेंसी आ गई, या नॉन कमर्शियल, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस कंट्रोल के लिए, रिफ्यूज़ल टू सप्लाई ड्रग, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब एक कंट्री है जिसका इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्रोड्यूस कर सके, इसलिए थोड़ा सा छूट दे दी गई, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। इसका हमारा देश भी इस्तेमाल कर सकता है, हमारा देश भी इस्तेमाल कर रहा है इन सब सारी चीज़ों को, ठीक है। जारी करने का पेटेंट को मान्यता न देने जैसे कदम, तो एक कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर दी। और ये वाली चीज़ भारत में ट्रिप्स समझौते में जोड़े गए इस लचीलेपन, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई ट्रिप्स के कि भाई नहीं आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे सकते हो एक कंपनी को, इसका फ़ायदा लेते हुए दवा उद्योग में पेटेंट कानूनों को जनहित के हिसाब से समायोजित किया। इससे बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो दवा निर्माता कंपनी, इनको दिक्कत महसूस हुई कि बनाए हम, इतना मेहनत किए हम, रिसर्च हम किए, इनोवेशन हमने किया, डेवलपमेंट हमने किया, सारा पैसा लगाया, दूसरी कंट्री फ़ायदा कंपलसरी लाइसेंसिंग से एक दवा को हमारी कॉपी करके, मेथड यूज़ करके, ठीक है, डेटा यूज़ करके अब बेच रही है। फलस्वरूप इन कंपनियों ने अमेरिका की एक दवा निर्माता कंपनी के नेतृत्व में, तो ये अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी, इन्होंने क्या किया, एक मेन दवा कंपनी का सहयोग लिया और एक मजबूत संगठन बनाया कि ताकि हमारा पेटेंट ही रहे, ऐसे ना चला जाए कहीं भी, ठीक है। हमने मेहनत की है और ये हमारी बौद्धिक संपदा है, तो इसको हम कैसे दे दें। और अमेरिकी सरकार पर इस मामले में हस्तक्षेप के लिए दबाव डाला, तो अमेरिकी सरकार से दबाव डाला, उसका परिणाम देखिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज़रूरी है, आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके नाम है, आपने म्यूज़िक बनाई, आपने कुछ बनाई, पर जहाँ ज़्यादातर लोगों का विकास हो सके, लोग बच सकें बीमारियों से, उनका लाभ हो सके, ऐसा लाभ जिनसे अगर लाभ न हुआ तो लोग मर जाएंगे, तो यहाँ तो आपको थोड़ा दरिया दिली दिखानी पड़ेगी। उसका परिणाम अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग द्वारा लगातार 2 बार भारतीय बौद्धिक संपदा कानूनों की जांच के रूप में ये सामने आया। बड़ी बड़ी दवा कंपनियों के संगठन ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के साथ मिलकर भारत को अमेरिका की विशेष एक रिपोर्ट बनाई जाती, विशेष 301, ठीक है। तो भारत को अमेरिका की विशेष 301 रिपोर्ट में पसंदीदा विदेशी देश के तौर पर नामित कराने की जोरदार इन्होंने कोशिश की। ध्यातव्य है कि विशेष 301 रिपोर्ट क्या है, ये संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। तो संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा ये तैयार किया गया और इसमें उन देशों को चिन्हित किया जाता है जिनके बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधी कानून, उन देशों को लिया गया, चिन्हित किया गया जहाँ पे बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी कानून के कारण अमेरिकी कंपनी को दिक्कत आ रही है या बाधाएं आ रही हैं, तो इनको चिन्हित कर लेता है इस रिपोर्ट में। इन दबावों के चलते क्या हुआ कि भारत औपचारिक तौर पर पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता, बाइलैटरल, एक आकर के आमने सामने के लिए सहमत हुआ। हालांकि भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी अपनी राष्ट्रीय नीति बनाने का फैसला 8 सितंबर 2014 को ही ले लिया था, लेकिन इसे 2016 में जारी कर दिया गया। इससे यह आशंका बढ़ गई कि भाई, इस आशंका को बढ़ावा मिला कि हम पॉलिटिकल प्रेशर में हैं, बाहर से प्रेशर में अमेरिका के, अब कि अपने अंतर्विहीन उद्देश्यों के अतिरिक्त इस नीति के निर्माण में विदेशी दबाव है। तो क्यों ये नीति बनी भैया? क्योंकि विदेशी दबाव है भाई, इनका पेटेंट कंजर्व है इसलिए बना ये।
भी एक बड़ा कारक हो सकता है। पिछले कुछ वर्ष में देखिए कुछ एग्जाम्पल आएंगे कि औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग और भारतीय पेटेंट कार्यालय ने क्या कि कैसे ऐसे ऐसे निर्णय लिए कि इससे समझ में आया कि बाहर का प्रेशर है कि एक निर्णय लिया, अनेक निर्णय लिए जिसमें कि अमेरिकी प्रभाव की भूमिका होने का संदेह मिल जाता है और बढ़ावा मिलता है इसको। जैसे पेटेंट कार्यालय ने क्या किया कि कंप्यूटर रिलेटेड कोई संबंधित आविष्कार की परीक्षा के लिए तय दिशा निर्देशों में संशोधन कर लिया। तो कोई भी जो कंप्यूटर रिलेटेड आविष्कार थे इसकी परीक्षा के लिए क्या है, तय दिशा निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जो कि सॉफ्टवेयर के पेटेंट की स्पष्ट मनाही के नियम को बाईपास करता है। तो सॉफ्टवेयर की कोई पेटेंट था, ठीक है, सॉफ्टवेयर की पेटेंट से रिलेटेड कुछ था ये, कि इसमें कि स्पष्ट मनाही के नियम को बाईपास कर दिया, कि जहाँ मना हो जाए ये नियम था इसको बाईपास कर दिया। और सॉफ्टवेयर पेटेंट जो क्या हुआ, इसमें आसानी आ गई, पेटेंट दूसरे को मिल गया और जो मनाही थी उसको बाईपास कर दिया इन्होंने। तो इस तरह की चीज़ें कुछ इन्होंने की सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। जब कुछ जनहित समूह गए थे, ग्रुप गए लोगों के, इस मामले में हस्तक्षेप किया, तब जाकर DIPP ने, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड, ये DIPP नाम चेंज हो चुका है, में संशोधन रद्द कर दिया गया। तो ये संशोधन तब जाकर के रद्द हुआ था। देखिए ये दिखाया कि थोड़ा सा कैसे बायस्ड हुआ है। पेटेंट कार्यालय ने एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका कंपनी की मधुमेह की दवा थी, सेक्साग्लिप्टिन एक दवा थी, इसके लिए ली फार्मा द्वारा किए गए अनिवार्य लाइसेंस। तो इन कंपनी जो है एस्ट्राजेनेका, इसकी एक दवा थी, अब इसका पेटेंट लेने के लिए ली फार्मा ने क्या किया था, एक अनिवार्य लाइसेंस का आवेदन किया कि भैया हमें लाइसेंस दे दो, कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे दो, ज़रूरत है यहाँ पे। और कंपनी थी ये वाली। अब आवेदन को बिना पर्याप्त कारण बताए ही इसको अस्वीकृत कर दिया गया, कि कोई रीज़न नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। अब इसने कहा अनिवार्य लाइसेंसिंग दे दो, पर ये लोग नहीं दिए अनिवार्य लाइसेंसिंग, जो हमने अभी ऊपर कंपल्सरी लाइसेंसिंग देखा है किस किस कंडीशन में होती है। और कोई रीज़न, बिना रीज़न देने अस्वीकृत करना, ये बड़ी बात है। बिना कारण बताए, आप तो कारण तो बताओ, या अस्वीकृत कर दिया। हितधारकों के जोरदार विरोध के बावजूद पेटेंट कार्यालय ने यकृत शोध रोधी दवा के पेटेंट की स्वीकृति दे दी। जब इतना बवाल हुआ, यह स्वीकृति देते समय कार्यालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि मिस्र जैसे देशों में इस दवा के पेटेंट को खारिज किया है। इन सब के साथ साथ पेटेंट कार्यालय ने अनेक नियमों से भी संशोधन किए ताकि विदेशी आवेदनों की तीव्र गति से जांच करने की प्रणाली लागू की जा सके। इन सारे तथ्यों के अलावा यह भी सच है कि भारत ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौतों से भी जुड़ना चाहता है। तो जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, इससे जुड़ना चाहता है। ट्रिप्स प्लस प्रावधानों को मानते हैं जो ट्रिप्स में क्या है, ट्रिप्स में तो रेगुलेशन है ही है, एक रेगुलेशन है ट्रिप्स में, पर प्लस में क्या हो जाता, और रेगुलेशन हो जाता, और रेगुलेशन बढ़ जाता है। और प्लस, ट्रिप्स प्लस माने और रेगुलेशन आ गया और नियम कानून आ गए, ठीक है, पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए नियम बढ़ गए, पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए नियम बढ़ गए। और तो यहां देखो, पेटेंट प्रोटेक्शन पेटेंट प्रोटेक्शन के नियम जो रूल है वो और बढ़ गए इसमें, प्लस वाले में, ठीक, प्लस वाले में। तो ये सारी चीजें हुई। तो ट्रिप्स प्लस प्रावधानों को मानते हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ भारत की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का निर्माण हुआ। ये सारी चीजें हुई। अब आइए आगे देखते हैं। ज़्यादा समझने का शायद यहाँ से इतना नहीं है। हम जानते हैं कि रचनात्मक और अभिनवीकरण किसी ज्ञानपरक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ विकास के लिए सतत आधार रहे हैं। तो रचनात्मकता और अभिनवीकरण किसी भी ज्ञानपरक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के विकास के लिए ये आधार रहे हैं कि अब रचनात्मकता और ये सब हो, इससे देश का डेवलपमेंट होगा। भारत एक अभिनवकारी समाज है, परंतु इसकी अधिकतर सृजित बौद्धिक संपदा दो कारण से असंरक्षित है। किस कारणों से बौद्धिक संपदा असंरक्षित है, प्रोटेक्टेड नहीं है? पहला, जागरूकता की कमी है। दूसरा, यह अवधारणा कि बौद्धिक संपदा संरक्षण की तो ज़रूरत नहीं, या फिर इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल है। तो पहला तो इनको जागरूकता नहीं है, दूसरा प्रोसेस टफ है पेटेंट पाने का, अनावश्यक फालतू वजह से ये जटिल बना दिया गया इस प्रोसेस को। वर्तमान समय में भारत में प्रचुर मात्रा में रचनात्मक तथा अभिनव ऊर्जा का संचार हो रहा है। फिल्म एवं संगीत उद्योग का विकास, वैश्विक रूप से किफ़ायती दवाओं को पहुंच में लाने के लिए भारतीय ये विकास वाला अलग हो गया कि फिल्म एवं संगीत उद्योग का विकास, वैश्विक रूप से किफ़ायती दवाओं को पहुंच में लाने के लिए भारतीय औषध क्षेत्र का योगदान तथा विश्व की फार्मेसी बनने का इसका कार्यांतरण, एक सशक्त एवं गतिशीलता सॉफ्टवेयर उद्योग, एक अच्छा विविध हस्तकला एवं वस्त्र उद्योग, आयुर्वेद, यूनानी, ये सारे डिपार्टमेंट सारे फील्ड आ गए इसमें। सिद्ध व योग जैसी समृद्ध तथा
बहुरूपी भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति, ये भारत में की रचनात्मक एवं अभिनव ऊर्जा का उदाहरण है। क्या क्या उदाहरण है? जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग हो गया, अच्छी विविध हस्तकला है, वस्त्र है, आयुर्वेद है, फार्मेसी है, यूनानी है, सिद्ध व योग है, ये सारी चीज़ें आ गई। भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं, ये सारे आ गए उदाहरण। नेशनल आईपीआर पॉलिसी का मुख्य तर्काधार नेशनल आईपीआर पॉलिसी का मुख्य तर्काधार एक विपणन योग्य वित्तीय परिसंपत्ति तथा आर्थिक औजार के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत में निहित है। तो नेशनल आईपीआर पॉलिसी का मुख्य जो तर्कधार एक विपणन योग्य वित्तीय परिसंपत्ति तथा आर्थिक औजार के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ही जरूरी है। ये वित्तीय परिसंपत्ति है, ठीक है। और आर्थिक ये औजार है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि आर्थिक औजार है और एक वित्तीय संपत्ति है के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। इस व्यापक आईपीआर पॉलिसी से जनहित का संरक्षण करते हुए एक ऐसी समग्र तथा सहायक परिस्थिति को प्रोत्साहन मिलने की आशा है जो भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा की संपूर्ण संभाव्यता को उत्प्रेरित करेगी। इस नीति से ऐसी बौद्धिक संपदा संस्कृति पोषित होने की उम्मीद है जो सभी रचनाकारों तथा अभिनवकारों को आईपीआर का सृजन करने, संरक्षण करने तथा इस्तेमाल करने के लिए अपनी क्षमताओं का एहसास कराने में उनका मार्गदर्शन करेगी और उन्हें कार्यक्षम बनाएगी, जिससे संपत्ति सृजन, रोजगार अवसर आएंगे और व्यवसाय विकास में योगदान मिलेगा। ठीक। दूसरा है नई नीति के उद्देश्य में। ये देखिए, ये वाला है दूसरे पार्ट में, ये वाला हम करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो। नई नीति के उद्देश्य में, ये दूसरे पार्ट में।